बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डेबिट क्रेडिट बराबर क्वेश्चन नंबर था 8 और 7। बताइए। ये दोनों सवाल हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, कितने लोगों ने किया सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 7? बताएं।
अन रेंटल इनकम नहीं आया समझ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट नंबर
4 समझ नहीं आया। पॉइंट नंबर 4 में अनअर्न्ड रेंट का जिक्र किया हुआ है, टैक्स बेस ऑफ इक्विपमेंट में मसला है, अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड रेंटल इनकम हमारा एसेट नहीं होता तो डेफर्ड टैक्स में लेस क्यों किया? आय हाय हाय है। अनअर्न्ड रेंटल इनकम जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड रेंटल इनकम जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है, एसेट नहीं होता है। Question number 8, when tax authority does not allow deduction on asset, it means it is permanent difference. Yes, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, सबसे पहले अनअर्न्ड रेंट की बात करते हैं। अनअर्न्ड रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? Rent income is taxed and insurance expenses are deducted on cash basis. Unearned rent income as at December 31, 2018 was 26,250। इसका अकाउंट बना देता हूं आपको, और अकाउंट बना के एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, फिर इसका नेटशेल निकालते हैं कि अगर ऐसे हो तो क्या करते हैं। ओपनिंग बैलेंस बताएं, क्लोजिंग बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी है जी। ओपनिंग बैलेंस बता दें, क्लोजिंग बता दें। ओपनिंग है 26250 और क्लोजिंग क्या है 63 कितना 750। अब हमें पता है इधर इनकम लिखी होती है और यहाँ कैश लिखा होता है, ऐसे ही है ना। इनकम अकाउंट है तो कैश आएगा क्रेडिट पे, कैश डेबिट, और ये अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। और इसी तरह से इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट इनकम एसोसीए में चला जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, क्या किया जाए? कुछ तो करना है। तो फिर आसान सी अजम्पशन ये है कि हम कहें अच्छा ये जो ओपनिंग पड़ा है ये इनकम में चला गया 26250, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पैसे कैश में आ गए हमारे पास। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हम। क्या ख्याल है? अकाउंट अगर बनाएं और कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है, तो उसका बेस्ट वे यही है कि हम कहें अच्छा जो ओपनिंग है वो इनकम तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो पिछले साल रेंट ले लिया एडवांस में वो इस साल का तो होगा, तो वो हमने इनकम में डाल दिया, और जो इस साल कैरी डाउन है वो कैश आया। अगर कुछ और होता तो वो हमें बता देता। अब अकाउंटिंग में हमने इनकम लिखी हुई है 26,250 की, तो क्या करेंगे 26,250 जो है वो हम इनकम लिखी हुई है माइनस कर देंगे करंट टैक्स की कैलकुलेशन में, और जो कैश मिला वो ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली 26,250 क्या हुआ, ये हो गया इनएडमिसिबल इनकम। इनएडमिसिबल इनकम, और ये एडमिसिबल इनकम हो गया। इनएडमिसिबल माइनस कर दिया, एडमिसिबल ऐड कर दिया। तो सादा सी बात ये हुई कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो ब्रॉड डाउन बैलेंस लायबिलिटी हो तो ब्रॉड डाउन बैलेंस ऐड माइनस कर दें और कैरी डाउन जो है वो ऐड कर दें। और इसी तरह अगर एसेट की बात हो रही हो किसी की और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, एसेट मसलन प्रीपेड, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको उलट करेंगे, ब्रॉड डाउन ऐड करेंगे और कैरी डाउन माइनस कर देंगे। उसका ये ट्रीटमेंट होगा।
लायबिलिटी के उलट ट्रीटमेंट, क्योंकि एसेट उसके उलट है। तो जहां पे सिर्फ ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बैलेंस नहीं हो और फॉर द ईयर का कोई जिक्र ना किया हो, तो वहां पे अनअर्न्ड इनकम के साथ ये काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया, ब्रॉड डाउन माइनस कैरी डाउन एट। और अगर एसेट होगा जैसे कोई प्रीपेड है तो उसका ब्रॉड डाउन प्लस कर देंगे, कैरी डाउन माइनस कर देंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे। तो इस सवाल में प्रीपेड दिया हुआ था क्लोजिंग, तो हमने उसको माइनस कर दिया, और ओपनिंग कोई नहीं दिया हुआ तो बस ठीक है, जो दिया हुआ था वो कर दिया। जनाब और बताएं। ठीक है, तो ये एक बात नोट करके रखें, ये और भी सवालों में ये पॉइंट अप्लाई होना है, क्योंकि वो ऐसी शरारतें करता है, ओपनिंग क्लोजिंग बता देता है, एक्सपेंस और रिसीट या इनकम और एक्सपेंस और पेड पेमेंट अमाउंट या इनकम और रिसीट अमाउंट नहीं बताता, तो फिर हम उसको इस तरह से ट्रीट किया करते हैं। और बाकी जब डेफर टैक्स होगा वो अलग से जैसे होता है उसके मुताबिक करेंगे। हाँ जी, और कोई पॉइंट इस सवाल में? अच्छा जी, फरमा रहे हैं नेट ऑफ कर लें, एक ही बात है, एक ही बात है, नेट ऑफ कर लें, सेम आंसर आएगा। ये करंट टैक्स की हमने बात की थी, प्रीपेड का टी अकाउंट करवा दें, लॉजिक कर लेते हैं। टैक्स बेस ऑफ इक्विपमेंट की भी बात कर लेते हैं। लीजिए, सबसे पहले प्रीपेड का अकाउंट बना दूं, प्रीपेड इंश्योरेंस, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, वो नील है, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, कितना है बता दीजिएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस इस सवाल में कितना है? 25,000। एक्सपेंस में क्या जाएगा, जो इधर लिखा हुआ है 0, और कैश में क्या जाएगा 25,000। ठीक है, जो ऊपर काम हमने किया। अब ये अकाउंटिंग में जो है एक्सपेंस है 0, और टैक्स वाले जो है वो इसको कह रहे हैं कि ये आपका एक्सपेंस है, तो हमने ये 0 ऐड किया और टैक्स के मुताबिक 25,000 एक्सपेंस है तो माइनस कर दिया। ये अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने अकाउंट बना दिया।
कैश बेसिस एस्यूम नहीं कर सकते हैं। एस्यूम क्यों करना, ये लिखा हुआ उसने कहा रेंट इनकम एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस आर डिडक्टेड ऑन कैश बेसिस, बताया ना उसने, अपने पास से थोड़ी assumption ले रहे हैं, वो कह रहा है तो उसके कहने के मुताबिक कर रहे हैं। उसने यहाँ पे कहा इन दोनों के लिए कि ये कैश बेसिस हैं। ये पॉइंट नंबर 4 पे अभी बात चल रही थी। ले जनाब, ये ठीक हो गया। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो है वो कैरिंग अमाउंट पूछी आपने, कैरिंग अमाउंट पूछी या टैक्स बेस पूछी? लायबिलिटी के केस में टी अकाउंट में कैश डेबिट साइड पे आता है, जबकि इनकम लायबिलिटी के केस में क्रेडिट साइड पे है। एंट्रीज बता दें अनअर्न्ड के केस में। आपका जो रिसीट होती है, आपकी कैश डेबिट होता है, कोई भी दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये हमने अकाउंट बनाया कैश डेबिट और ये क्रेडिट। अगर लायबिलिटी हो तब भी कैश इधर ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होता। पुराने वक्तों में आपने शायद कोई सवाल किए हों एक्रूड एक्सपेंस, चलें किए हैं, ये नहीं किए, मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बना देता हूँ एक्रूड एक्सपेंस। नहीं वो तो एक्सपेंस है ना। इनकम रिसीवेबल का एक अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। बात हो रही है रिसीट या पेमेंट की। इनकम रिसीवेबल मसलन इंटरेस्ट रिसीवेबल, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, कैश इधर ही आएगा क्योंकि कैश डेबिट और कोई भी अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे इनकम इधर आएगी। तो जब भी आप टी अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे ही होगा कि कैश हमेशा क्रेडिट पे आएगा। कोई भी इनकम का अकाउंट, चाहे वो अनअर्न्ड इनकम हो, चाहे वो एक्रूड इनकम हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो कैश ने हमेशा क्रेडिट पे आना है। इसी तरह एक्सपेंस की बात करते हैं, अब पेमेंट है तो कैश हमेशा डेबिट पे आएगा क्योंकि कैश क्रेडिट होना है, तो अकाउंट कोई भी डेबिट होगा, ठीक है। चाहे आप एक्रूड एक्सपेंस बनाएं, चाहे प्रीपेड अकाउंट बनाएं। एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट आपने पढ़ा, कैश डेबिट पे लिखते हैं, इंट्रो में पढ़ा होगा। कैश फ्लो में भी इकट्ठा बनाते हैं अकाउंट, तो कैश हमेशा डेबिट पे लिखते हैं, चाहे एक्रूड एक्सपेंस हो चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो, क्योंकि पेमेंट हो रही तो कैश क्रेडिट और वो एक्सपेंस डेबिट होगा। चले, ये अच्छी बात हो गई। और हाँ, इक्विपमेंट का बताएं ना, उसका टैक्स बेस कह रहे हैं या कैरिंग अमाउंट कह रहे हैं? दो चीजें हैं, कौन सी चीज का पूछ रहे हैं? इक्विपमेंट 6,30,000 तो ये दिया हुआ है, ये इसकी कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2019, जो कि अभी आना है। सवाल एडवांस में बना दिए हैं अगले सालों के, यानी ये वो सवाल हैं जो पेपर में आने हैं, तो पहले दे दिए आपको। इसकी टैक्स बेस की बात कर लेते हैं। हाँ जी, इसके बारे में ये पॉइंट नंबर 3 है। टैक्सेबल डिफरेंस ऑन इक्विपमेंट एट 31 दिसंबर 2018 ओपनिंग डेट पे 2,48,000 है। ओपनिंग डेट पे टैक्सेबल डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस बाय 2,48,000। ये मतलब होगा ना कि ये 2,48 है ओपनिंग डेट पे। टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब कि ये कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो हमें दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए, हमें जो है वो कैरिंग अमाउंट ओपनिंग मिल जाएगी 1,70,000,
तो आप जो है वो इक्विपमेंट का अकाउंट बना लें बुक वैल्यू पे, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन 630 और डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है जनाब 170,000। तो ये अकाउंट बना के आप मुझे बता दें ब्रॉड डाउन कितना आता है। कैरिंग अमाउंट 800 है ओपनिंग डेट पे पिछले साल, तो टैक्स बेस 248 ज्यादा उससे, तो कितना बन गया 600 500 552 बन गया। ये लें जी, ये ओपनिंग टैक्स बेस आ गई, टैक्स बेस ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग आ गया 552 552। डेप्रिसिएशन यहाँ पे उसने बता दी कि टैक्स डेप्रिसिएशन है 188, तो 188 यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाल दें, टैक्स डेप्रिसिएशन
कैरी डाउन क्या आ गया? $364, ये टैक्स बेस आ गई। चेक करें, यही दी हुई है। हाँ जी, बताएं और कोई बात? हाँ, डिविडेंड का पॉइंट पूछा। हाँ जी, नेक्स्ट डिविडेंड का पॉइंट पूछा ना। जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा उसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में। जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा उसके दो हिस्से कर देंगे। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। दरवाजा बंद कीजिएगा, इधर ही रुकें आप। हाँ जी, सवाल नंबर 8 की बात हो रही है, क्वेश्चन 8। ये प्रॉफिट बताएं कितना बनता है? 24 टैक्सेबल प्रॉफिट। हाँ जी, 2484 500। तो देखें ना, नहीं आया मैसेज, ये ऊपर वो चला गया। ये नीचे यहाँ पे मैसेज है, ये
आपका आइकॉन ऊपर जा रहा है, समझे। अब इसको इधर जाके यहाँ से फिर नीचे करके करना पड़ता है। हाँ जी, टैक्सेबल प्रॉफिट है 2484500। इसको ब्रेक कर दें दो हिस्सों में, 15,000 डिविडेंड इनकम और बाकी 2469500 दूसरी इनकम। इस पे लगा दें 10% टैक्स, वो बन गया 1500, और इस पे लगा दें 30% टैक्स, वो बन गया 740850। ठीक है, दो अमाउंट्स आ गई, एक आ गया 740850, दूसरा 1500। टैक्स की कैलकुलेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम अलग-अलग देखते हैं, फलां पे ये रेट, फलां पे ये रेट, उसको अलग कर देते हैं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा यही है 2484500। उसको ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, एक में रेट फर्क है, दूसरे पे फर्क है, तो डिविडेंड इनकम को वखरा कर दिया, उस पर 10% लगा दिया, और बाकी जो प्रॉफिट था उस पर 30% लगा दिया। टैक्स वाले कहते हैं भाई डिविडेंड पे आप इतना टैक्स दें तो हम उतना टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे उस पर। बताएं जनाब। ले जनाब, देखें और कोई बात, डेफिट टैक्स की कैलकुलेशन देखें, फिगर्स देखें, फिर इसके मैं डिस्क्लोजर कराता हूँ आपको। 2 मिनट आप इसको देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन 7.4 पे बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसके डिस्क्लोजर कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक, वैसे ये चलिए बता देता हूँ साथ ही। ड्यूरिंग द ईयर पेंडिंग अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर 2017 वाज सेटल्ड, एज अ रिजल्ट टैक्स रिटर्न वाज रिवाइज्ड एंड अ टैक्स रिफंड ऑफ 0.3 million वाज अप्रूव्ड। नो एडजस्टमेंट इन द बुक्स हैज बीन मेड सो फॉर इन दिस रिस्पेक्ट। ये क्या है? ये है ओवर एस्टिमेट ऑफ प्रायर ईयर। तो प्रायर ईयर टैक्स के सामने 300 नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, रिफंड है ना, रिफंड अप्रूव हो गया, यानी कि हमने ज्यादा टैक्स दे दिया हुआ है, ओवर एस्टिमेट कर दिया हुआ है पिछले सालों का। पिछला कोई भी साल हो, पिछला 1 साल हो, 2 साल, 4 साल, कोई भी पिछला साल हो, 5 साल तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो पिछले किसी भी साल की कोई ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट आ जाए तो उसको प्रायर ईयर के सामने लिख देते हैं। तो जब हम टैक्स लिखते हैं ना, 3 टैक्स, प्रायर, करंट और डेफर्ड, तो प्रायर के सामने 300 का नेगेटिव लिख देंगे, ओवर एस्टिमेट। रिफंड की बात हो रही है ना कि रिफंड अप्रूव हो गया, कि हमें पैसे वापस मिल जाएंगे, वो ज्यादा पैसे दे दिए हमने। लो जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
हाँ जी, सबसे पहला नोट है टैक्स का नोट, टैक्सेशन। ये हमने पहले भी किया। टैक्सेशन में क्या बताना है, डिस्क्लोजर आपको करके लिख के सारे करवाता हूँ। हाँ जी, पहला है टैक्सेशन। जिसमें हम बताएंगे प्रायर ईयर टैक्स क्या है, करंट क्या है और डेफर्ड क्या है। तो मुझे तीनों फिगर्स बता दीजिए। ये W1 हो गया करंट टैक्स सब कैलकुलेशन, जो कि इसको फिर W's कह देंगे। डेफर्ड टैक्स W2 हो गया और प्रायर ईयर टैक्स भी है। इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 8 पहले पूरा करते हैं, फिर क्वेश्चन 7 के भी डिस्क्लोजर देखेंगे। 5000 प्रायर ईयर का क्या एक्सपेंस है, इनकम है? अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट? एक्सपेंस है, यानी कि अंडर एस्टिमेट है। करंट हाँ जी, करंट टैक्स कैलकुलेट किया, कितना बनता है? टोटल बताना है आपने, डिविडेंड का भी और दूसरा भी, दोनों का टोटल करके कितना बनता है। 742350। और डेफर्ड कितना है? 1650। ये भी एक्सपेंस है। तीनों का टोटल कर दें, तीनों का टोटल कर दीजिए। $749,000, 749,000। ये पहला नोट टैक्स एक्सपेंस का नोट। इनकम हो, एक्सपेंस हो, जो भी हो, फिगर्स लिखेंगे, नेट ऑफ कर देंगे, ये टैक्स की फिगर्स आ गई। दूसरा नोट डेफर्ड टैक्स का। हाँ जी, डेफर्ड टैक्स अगर आप देखें तो लायबिलिटी आ रही है, क्लोजिंग जो आपने कैलकुलेशन की, क्या आ रहा है? हाँ जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है 68175, ऐसे ही है ना? 68175। करना क्या है, ये है हमारे टैक्सेबल डिफरेंस या डिडक्टेबल डिफरेंस। एक कॉलम और बनाएंगे जिसका टाइटल होगा डेफर्ड टैक्स। ये उस वक्त करेंगे जब डिस्क्लोजर देना है। हर एक पे अलग-अलग रेट लगाएं। इस पे रेट लगाया तो ये अमाउंट आ गई, इस पे रेट लगाया तो ये अमाउंट आ गई, इस पे रेट लगाया तो ये अमाउंट आ गई। हर आइटम पे अलग-अलग टैक्स कैलकुलेट करना है। कर लें, वर्किंग आपने की हुई, उसमें एक कॉलम ऐड करें डेफर्ड टैक्स और उसमें ये तीनों कैलकुलेशंस करें। 30% रेट लगा के देखें, 3 ही आइटम है ना हमारे पास, तो इन तीनों आइटम्स की जो है वो कैलकुलेशन कर लें। तीन फिगर्स आ गई।
ले जनाब, अब इसके डिस्क्लोजर कराने लगा हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का डिस्क्लोजर क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं, अब ये देखें 3 कंपोनेंट आ रहे हैं यहां पे, इक्विपमेंट, प्री पेड इंश्योरेंस और एडवांस रेंट, उसमें भी 2 टैक्सेबल आ रहे हैं और 1 डिडक्टेबल आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कंप्राइजेज ऑफ, ब्रेकअप देनी है, इंडिविजुअल आइटम सारे बताने हैं कि किस किस आइटम का कितना कितना टैक्स बनता है। कंप्राइजेज ऑफ, जो डिडक्टेबल है वो अलहदा, जो टैक्सेबल है वो अलहदा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, 2 आइटम है जिन पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है और 1 आइटम है जिस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है, अलग-अलग बताएंगे। और ये जो अमाउंट्स कैलकुलेट की हैं, ये यहाँ पे 79,800, 7,500, 79,800 और 7,500 ये अमाउंट्स लिख देंगे और इनका नाम भी लिख देंगे, क्या है, इक्विपमेंट है और प्रीपेड इंश्योरेंस है। इक्विपमेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस। और फिर तीसरा आइटम क्या है, तीसरा आइटम एडवांस रेंट और उस पर डिडक्टेबल बन रहा है 19,125, तो वो यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, 19,125 नेगेटिव एडवांस रेंट। बस जो हमने वर्किंग की हुई है उसमें एक कॉलम ऐड करना है और उस पर डेफर्ड टैक्स निकाल के यहाँ पे टैक्सेबल ऊपर, डिडक्टेबल नीचे, और इसका आप टोटल कर दें तो वो वही बन जाएगा जो कि कितना है टोटल, 68,175, जो कि बैलेंस शीट में फिगर आती है। ले जनाब देखें, डिस्क्लोजर हो गया। एक ये डिस्क्लोजर है, कैलकुलेशन पहले है सारी, करंट टैक्स निकलेगा, डेफर्ड टैक्स निकलेगा, तो उसके बाद डिस्क्लोजर्स होंगे ये। तो ये था 68,175, उसमें 2 आइटम टैक्सेबल, 1 आइटम डिडक्टेबल। ये 3 थे सवाल में, 6 हो 8 हो जितने भी हो सारे लिखने हैं और हर एक का टैक्स अलग निकालना है। तो जब कभी डिस्क्लोजर मांगा हो तो कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स में एक कॉलम और ऐड करते हैं डेफर्ड टैक्स का, जो पॉजिटिव फिगर्स हैं वो सारी इकट्ठी एक एक करके, और जो नेगेटिव हैं वो सारी इकट्ठी एक एक करके, फिर उनका टोटल कर दें, वो वही बनेगा जो आपने टैक्स निकाला 68,175। लो जी, पहला डिस्क्लोजर तो मसला ही कोई नहीं था, वो तो हमने पहले भी किया था, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि इसको डिस्क्लोजर भी आखते हैं। दूसरा हमने अब डिस्कस किया चेक करें जी, दोनों पे गौर करें, फिर एक और है वो भी बताता हूँ।
जी प्यारे बच्चों, हो गए दोनों डिस्क्लोजर्स ठीक। तीसरा डिस्क्लोजर, 4 हैं टोटल, अभी तीसरा बताने लगा हूं, चौथा फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो वो भी बता दूंगा। थर्ड है, उसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। उसको रिकंसिलेशन भी कहते हैं और रिलेशनशिप भी कहते हैं। रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है। जी बताएं, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था? अभी जो मैंने आपको लिख के भी दिया था, नेक्स्ट पेज पे लिखा था, ये 24,84,500, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, यही है ना? सॉरी, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट ये है, ये ऊपर 2350। ले जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं 2350,000। 2350,000 इस पे टैक्स लगा दें 30%। कितना बनता है निकाल दीजिए, कितना बनता है टैक्स। हाँ जी, इस पे टैक्स बनता है 705,000। ये हमने लिख दिया 705,000, लेकिन टैक्स एक्सपेंस कितना लिखा हमने, वो भी जो सबसे पहला नोट हमने बनाया उसमें टैक्स एक्सपेंस लिखा था हमने टोटल ये 749,000। ये तो फर्क आ गया। अब ये फर्क क्यों आ गया, यही हमने यहां पे एक्सप्लेन करना है कि इस फर्क की क्या रीजंस हैं। 749,000 टैक्स है। सबसे पहले आपको याद होगा डब्बा बनाया था मैंने, 1 लाख रुपया प्रॉफिट था और नीचे फिर करंट और डेफर का टोटल किया तो 1 लाख पे 30% लगाया, 30,000 आ गया। वो टैली हो गया। ये टैली नहीं हो रहा, उसकी रीजंस होती हैं क्यों टैली नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रायर ईयर टैक्स, वो तो करंट ईयर का नहीं है ना, 5,000 टैक्स लगा। ठीक है, ये प्रायर ईयर टैक्स क्या है, अंडर एस्टिमेट। अगर ओवर एस्टिमेट होगा तो माइनस करेंगे। अंडर एस्टिमेट टैक्स लगा इसमें, सवाल नंबर 7 में भी हमने देखा था, उसमें ओवर एस्टिमेट था, वो बनाएंगे तो उसमें माइनस करेंगे। अंडर एस्टिमेट ऐड कर दिया। उसके अलावा परमानेंट डिफरेंसेस जो होते हैं उन पे जो टैक्स होता है वो भी यहां पे एडजस्ट करते हैं। 2 होंगे, टैक्स ऑन इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। कौन से इनएडमिसिबल, जो परमानेंट है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। और दूसरा होगा टैक्स सेविंग नेगेटिव ऑन इनएडमिसिबल इनकम। ये दोनों परमानेंट डिफरेंस है। अगर इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा तो उस पर टैक्स लगेगा, और अगर इनएडमिसिबल इनकम होगी तो उस पर टैक्स जो है वो बचेगा। ठीक हो गया? तो अब आप सवाल में देखें और मुझे बताएं कि इसमें कोई परमानेंट डिफरेंसेस है थे, कोई ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम जो परमानेंटली डिसअलाउ कर दिए टैक्स वालों ने, कोई इनकम या एक्सपेंस जो परमानेंटली डिसअलाउ कर दिया, बताएं। डोनेशन था, एक्सपेंस है,
ठीक हो गया। और एडमन बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी मेरा ख्याल है, डेप्रिसिएशन ऑन एडमन बिल्डिंग। इनकी अमाउंट्स बताएं क्या क्या। ये दोनों डिसअलाउ कर दिए उन्होंने हमेशा के लिए। हाँ जी, अमाउंट बताएं डोनेशन की क्या है और एडमन बिल्डिंग की क्या है डेप्रिसिएशन की, जो कि डिसअलाउ कर दी। जो हमेशा के लिए डिसअलाउ कर दी। 20,000 डोनेशन है और 1,20,000 डेप्रिसिएशन है, तो 20,000 पे 30% लगा दें और 1,20,000 पे भी 30% लगा दें। इन पे टैक्स लग जाएगा। डिसअलाउ करने का मतलब है कि टैक्स दे रहे हैं हम जी। कितना बन गया? 20 दिए 60, 6,000 रुपये और 12 दिए 36, 36,000 रुपये। उसके बाद है इनकम। है ही नहीं सवाल में, कोई नहीं है ना, कोई ऐसी इनकम जो इनएडमिसिबल हो, वो कोई नहीं है। तो दो चीजें आ गई। पहला, जो प्रायर ईयर है वो टैक्स लिख दिया। दूसरा, जो परमानेंट डिफेंसेस हैं, अगर वो एक्सपेंस होगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि टैक्स वालों ने डिसअलाउ, सोचे ना, टैक्स वालों ने डिसअलाउ कर दिया तो प्रॉफिट बचेगा, टैक्स लगेगा। और अगर इनएडमिसिबल इनकम होगी तो उसमें टैक्स बच जाएगा। टैक्स वाले कहते हैं ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पर टैक्स नहीं लगना। तो सीधी सी बात, अगर इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा परमानेंट तो उस पर टैक्स लगेगा, और अगर इनएडमिसिबल इनकम होगी परमानेंट तो उस पर टैक्स बचेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नेगेटिव वैसे साइन डाल देता हूँ ताकि याद रहे कि इसने माइनस होना है। और एक बात और सिर्फ, ठीक है, टैक्स सेविंग माइनस करेंगे। टैक्स सेविंग का मतलब है टैक्स बच रहा है। आखिरी बात आप गौर करें, हमने सारे पे 30% लगा दिया, जबकि इसमें 15,000 ऐसा है जिसमें सिर्फ 10% टैक्स देना था हमने। ठीक है, 15,000 तो ऐसा है जिसमें हमने 10% टैक्स देना था, तो इसमें हमें टैक्स बच रहा है। 30 की बजाय 10 दे रहे हैं, तो कितने परसेंट बच रहा है? रिड्यूस्ड टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। हाँ जी, 15,000 की इनकम है और 10% देना है, 20% बच रहा है। 20% अब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर अपने सारे पे 30% लगा दिया, तो उस पर 20% बच रहा है। तो 15 दूना 30, 3,000 रुपए का टैक्स जो है वो हमें, हाँ जी, सेव हो जाएगा, बच जाएगा। रिड्यूस टैक्स तो माइनस कर देंगे। आप प्लस माइनस करें, देखें 749 आता है कि नहीं आता। जो नीचे आ जाएगा ये होगा टैक्स एक्सपेंस। ये एक रिकंसिलेशन बनानी है। पहले दो डिस्क्लोजर तो मसला ही कोई नहीं था, इस पे जरा थोड़ा सा, लेकिन इसमें यही डिफरेंस है जो मैंने बताए। एक और है बस इनके अलावा, कि एक प्राइड ईयर है, अगर अंडर एस्टिमेट है तो एक्सपेंस है, ओवर एस्टिमेट है तो इनकम। दूसरा परमानेंट डिफरेंसेस हैं, एक्सपेंस है इनएडमिसिबल तो उस पर टैक्स लगेगा, इनकम है तो उस पर टैक्स बचेगा। और तीसरा है रिड्यूस टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम, किसी पे अगर कम टैक्स लग रहा है तो वो, तो 3,000 टैक्स बच रहा है, माइनस कर दिया। तो आप देखें तो ये रिकंसिलेशन भी बन गई, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। हर सवाल में ऐसे ही बनना है। अभी पहली दफा किया ना, जरा थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है। आज आप करेंगे ना सवाल, कौन से वाले, सारे सवाल दोबारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 अभी कराने लगा हूँ, तो 3, 4 आप करेंगे। और 3, 4 के अलावा जो है क्वेश्चन नंबर एक और आपको दे देता हूँ, वो भी आपने करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, ये 3 सवाल आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 के हमने करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स निकालने हुए, उसके डिस्क्लोजर्स करने हैं आपने। आप कीजिएगा, जो मसला होगा कल मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले इसको एक दफा फिर देख लें, गौर कर लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। 3 डिस्क्लोजर हमने किए, करंट टैक्स का, डेफर्ड टैक्स का और रिलेशनशिप का।
डेफर टैक्स भी पूरा पे कर दिया जाता है रिटर्न फाइल करने तक। डेफर टैक्स हजूरे वाला अगले सालों में कभी, 5 साल में, 10 साल में, अगले सालों में कभी पे होगा। करंट टैक्स होता है जो रिटर्न के साथ देते हैं। अच्छा जी, इस डिविडेंड इनकम इनएडमिसिबल इनकम? जी नहीं, एडमिसिबल इनकम है। उसमें सिर्फ रेट का फर्क लगाया हमने, रेट का फर्क लगाया। ये हमने क्या कहा, हमने कहा रिड्यूस टैक्स। ये नहीं कहा कि उस पर टैक्स बच गया या उस पर टैक्स लगना ही नहीं, हमने कहा रिड्यूस टैक्स, उस पर टैक्स इतना कम लगा। असल में हमने क्यों कहा, हमने इस पे 2350 जिसमें कि वो डिविडेंड इनकम शामिल है, सारे पे 30% लगा दिया। तरीका ये है, किस तरह करते हैं कैलकुलेट, रिकंसिलेशन इस तरह बनाते हैं। फिर नीचे जाके हमने कहा कि इसमें 15,000 की अमाउंट ऐसी है जिस पे जो है वो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स लगना है। हाँ जी, जो डेफर टैक्स पे ही बाद में करना होता है, बट देन इसको हर साल लायबिलिटी क्यों दिखाना ज़रूरी होता है? वाह जी वाह मोहसिन साहब, कमाल कर दिया आपने, क्या सवाल पूछ लिया आपने। मैंने एक एग्जांपल कराई थी और उस एग्जांपल में 2 साल की कराई थी सिर्फ। उसमें यही बताया था कि हम अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं, कैश बेसिस पे नहीं चलते। करंट टैक्स तो वो है जो कैश ले लिया उन्होंने, हमने डेफर टैक्स लिखना है अक्रूवल बेसिस पे। हम कहते हैं कि वो टैक्स नहीं भी अभी ले रहे तो कोई बात नहीं, कल को तो उन्होंने लेना ही लेना है। ठीक है, तो वो हम जो है अक्रूवल बेसिस पे लिख रहे हैं। मैंने ये टॉपिक अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, दैट्स वाई आस्किंग। आपको फिर पुट चाटनी चाहिए, ठीक है? तो निकले ना जरा बाहर, छुप के बैठे हुए। यही तो फायदा होता है ई क्लासेस पढ़ने का, कि टीचर बेचारा आप पे ई करता रहे और आप जो है बैठ के मजे करते रहे। बाहर निकले ना, आपको बंदा कुट चढ़े हैं। आज 5वां 6वां लेक्चर चल रहा है, कितने दिन हो गए? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे, 6 दिन हो गए। अल्लाह खैर करे, चले खैर कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे कोई क्लास में भी हो कुट तो हम इसको भी नहीं चाटते हैं, क्योंकि उनको कुट लगाएंगे तो अगले दिन टीवी पे आ जाना है, बैक में फलाने टीचर ने फलाने स्टूडेंट को कुट चाट दी, ठीक है। अकाउंटिंग गेन इज इनएडमिसिबल। ये अकाउंटिंग गेन कौन सा पूछा आपने हाफिज नासिर साहब, ये बता दें जरा। जो अकाउंटिंग गेन होता है ऑन डिस्पोजल वो, और जो टैक्स गेन होता है ऑन डिस्पोजल, ये टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन किसी और तरह लगा रहे थे, वो किसी और तरह लगा रहे थे। हमने अपने हिसाब से प्रॉफिट निकाल लिया, वो अपने हिसाब से निकालते हैं, लेकिन ओवरऑल सेम ही होता है, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, चलें जी, चलते हैं अगले सवाल पे। अब आप बातें सोचते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आ, 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 ये वाला डिस्क्लोजर देखें, ठीक है, सवाल आपके पास किया हुआ है, अमाउंट्स निकालें, चेक करें, ये करंट टैक्स निकाला हमने, ये पिछले साल का ओवर एस्टिमेट आ गया जो भी पॉइंट नंबर 4 पूछा भी था आपने, और ये डेफर्ड टैक्स नेगेटिव आ गया, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन की तो डेफर्ड टैक्स नेगेटिव आ गया, ये टोटल आ गया 6280। चेक करें, वही डिस्क्लोजर है, ये 1 2 3 अगे पीछे कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्लोजर होने चाहिए, उसकी तरतीब से कोई मसला नहीं है। जनाब अली, टैक्सेशन का डिस्क्लोजर बन गया, ओके। चलिए अब हम देखते हैं ये डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के लिए देखें तो ये कॉलम 1 बना दिया, 4200, 1680, दो जो है टैक्सेबल हैं ये दोनों, और उसके बाद जो है ये नेगेटिव हैं तीनों, तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट लिख देंगे, ये कॉलम बनाया हुआ, ये फिगर्स पहले कैलकुलेट करके चेक कर लें सही है। ROU 1600, लीज लायबिलिटी 1757, ये लें जी। तकल्लुफ ना भी किया जाए, उसने क्या किया है, ROU को लीज लायबिलिटी को इकट्ठा कर दिया, हम उसको अलग-अलग लिख रहे हैं, मसला क्या है, IAS कहता है अलग-अलग बताएं क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या आइटम्स हैं जिनकी वजह से ये डेफर्ड टैक्स का फर्क आ रहा है, उसकी ब्रेकअप दें, तो हम किसी को इकट्ठा कर दें एक दो को, या अलग-अलग लिख दें, फर्क क्या पड़ता है, आसान काम करें, ROU लिख दिया, साथ लीज लायबिलिटी लिख दिया, वरना उसने दोनों को नेट करके 77 लिख दिया था, बाकी सारी फिगर्स वही हैं। चेक कर लें जी, डेफर्ड टैक्स का भी हो गया डिस्क्लोजर। लेकिन जैसे लिखा वो भी सही है, नेट करके लीज का एक ही फिगर बता दी, कोई मसला नहीं है। आप आसान काम ये होता है, हम ये सोचें किसको किसके साथ इकट्ठा करना है, जितने आइटम है सारे लिस्ट डाउन करें, प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग करके वो मारें। लो जी, इससे आगे चलते हैं, अब रिकंसिलेशन पे आ जाते हैं। 18,200 काउंटिंग प्रॉफिट है आपका, उस पर टैक्स निकाला, ये अमाउंट आ गई 6370, ये तीसरा डिस्क्लोजर है। राइट, ये 300 इनकम है प्रायर ईयर, ये आ गया, और फिर जो है वो एक इनएडमिसिबल एक्सपेंस था 600 का, उस पर ये आ गया 600 का। इनएडमिसिबल क्या था, रिसर्च कॉस्ट थी कितनी हमारी, 3000, टैक्स वालों ने अलाउ करना है कितना, उन्होंने सिर्फ 2400 अलाउ करना है, तो 600 है जो कि इनएडमिसिबल है फॉर एवर, परमानेंट डिफरेंस है, 2400 तो हुआ ना टाइमिंग डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस,
2400 तो वो अलाउ कर देंगे 3 सालों में, लेकिन 600 है दैट विल बी अलाउड नेवर एवर, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना। ले जनाब, तीनों डिस्क्लोजर पूरे हो गए। अब एक चौथा डिस्क्लोजर भी करते हैं। ये चौथा डिस्क्लोजर कब होगा? ये उस वक्त होगा जब हमारे पास 2 साल की इंफॉर्मेशन होंगी, और वो है मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स। मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स ओपनिंग ये है 3640, क्लोजिंग ये है 3510। मूवमेंट होता है ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे आया, ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे आया, ये ओपनिंग है 3640 और क्लोजिंग है 3510, और ये 130 है जो हमने इनकम लिखी। तो 3640 में जो इनकम है वो माइनस कर दी, एक्सपेंस हो तो जमा कर देते, इनकम है तो माइनस कर दी, जाहिर है उसको रिड्यूस किया ना इनकम डाल के लायबिलिटी को, तो 130 माइनस करके तो क्लोजिंग आ गई। ये बात ठीक है? अभी डब्बे के अंदर क्या लिखा है उसको हम देख लेते हैं, पहले हम डब्बे से बार बार तो जरा खेल लें कि वो ठीक है फिगर 3640 जो है वो, बल्कि ये वही ब्रेकअप है जो हमने बनाई हुई है। हमने कैलकुलेशन की डेफर्ड टैक्स की, तो हमने लिखा 3610 नहीं, हमने लिखा 3510 और माइनस किया 3640, तो 130 माइनस में आ गया। तो वही है, ओपनिंग ये लिखा, 130 माइनस किया, क्लोजिंग ये आ गया। ठीक है, ये डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन इसी तरह करते हैं ना, क्लोजिंग और ये ओपनिंग और ये 130 इनकम बन गई। तो वही तीनों फिगर्स, ये 3640 इधर लिख दिया, 130 ये लिख दिया और 3510 ये लिख दिया, वही फिगर्स हैं। अब बेसिकली करना क्या है, जी इसको सारे को मैं साफ करने लगा हूं। ये हमारे पास जो है ये 4200 और ये 3675 ओपनिंग क्लोजिंग डीएम में। हाँ जी, 3675 और 4200, बताएं 3675 में कितना ऐड हुआ, 3675 में कितना ऐड हुआ, डिफरेंस कितना है बता दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के इंडिविजुअल आइटम्स के डिफरेंसेस हमने लिखने। ठीक है, 525, ये 525 हो गया, एक लिख दिया। इसके अलावा कोई और भी है जो आइटम कॉमन हो ऊपर नीचे? ये एडवांस रेट कॉमन है, इधर लिखा हुआ है 35, इधर लिखा हुआ है 53, इनका डिफरेंस कितना है? और वो जाहिर है नेगेटिव में आपको जा रहा है, कितना 18 का माइनस में। तो दो आइटम हैं जो कि ओपनिंग क्लोजिंग में आ रहे हैं, एक का डिफरेंस है 525 और दूसरे का है 18 माइनस में, जो फॉर द ईयर चेंज आ रहा है। तो ये देखें 525 ये लिख दिया और 18 ये लिख दिया माइनस में, राइट, दोनों फर्क लिख दिए। बाकी जो आइटम है 1680, इसका ओपनिंग कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, 560 एज इट इज आ जाएगा, 1757, ये तीनों आइटम क्लोजिंग में है, ओपनिंग में कोई नहीं, तो ये आए ही ड्यूरिंग द ईयर, ये तीनों इसी तरह आ जाएंगे। ओपनिंग जीरो है तीनों का। आरओयू, रिसर्च और लीज, आरओयू, रिसर्च और लीज, इनका जो है वो ओपनिंग कुछ भी नहीं है। तो ये लीज का अगेन यहाँ पे दो फिगर्स लिखने लगा हूं मैं, एक की बजाय दो, 1600 की फिगर आरओयू और लीज लायबिलिटी 1757 माइनस, और उसके बाद 560 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं। ये एक डिस्क्लोजर बनेगा मूवमेंट का, ये कब बनेगा? जब ओपनिंग बैलेंसेस भी सारे, ओपनिंग आइटम सारे होंगे, तो फिर ही हम ये डिफरेंस लिख सकेंगे 1757।
ये फॉर द ईयर जो चेंज है इंडिविजुअल आइटम्स में, ये वो है। सवाल नंबर 4 में ये नहीं बनेगा, 3 में बन जाएगा, क्योंकि 3 में 2 साल है। तो जहां पे 2 साल होंगे वहां पे ये मूवमेंट हम बना सकेंगे, वरना नहीं बन सकेगी। 157 का डिफरेंस है, ये 77 दिया है। फाइन, मैंने ये लिख दिया 1600 और 1757, 1700, 1600 और 1757। तो ये इतनी फिगर ही है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? 1680, सॉरी 1680, 1680, ये 1680 है। तो उत्ते भी मैं लिखा सी, उत्ते किसी ने ठीक ही नहीं कराया। इत्थे ROU सुते ही पे ने सारे। मैं तो यार चलो सो जाता हूँ क्लास में, आपको तो नहीं सोना चाहिए ना। मैंने वहां भी मेरा ख्याल है 1600 ही लिखा था, कि सही लिखा था 1680। चलें कोई बात नहीं, आपके सवाल पूछने की वजह से मुझे जागना पड़ गया, वरना अच्छा वाला मैं सोया हुआ था आराम से। ये बड़ा फायदा होता है, आपको पता ही नहीं है मैं सोया हुआ हूँ, नींद पूरी कर रहा हूँ अपनी। चलें, सॉरी जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। बाज़ लोग जो है ना ऐसी बातों को दिल पे ले लेते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ले जनाब अली, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह खुश रखे आपको, जींदे रहो, पाग लगे रहन। हाँ जी बताएं जनाब। तो सवाल नंबर 7 जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया आपको सारा। जब आप खुद करेंगे एक दफ़ा सवाल नंबर 7 को अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 और 3 कीजिएगा, इंशाल्लाह फाका होगा। अली चौधरी साहब, मैंने उनको बता देना है जो आपने कहा, फिर आपको तो नहीं लग जानी है, ठीक है? बल्कि फिर आपकी छुट्टी भी हो जानी है। किसी का दिल तोड़ दें तो फिर काम खराब हो जाता है ना, तो ये ज़रा ध्यान से ऐसी बातें किया करें आप। ले जनाब, अच्छा जी। ठीक है जी, इस सवाल को कीजिएगा। सबसे पहले कल सवाल नंबर 8 और 7 की बात करूंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा पॉइंट रह गया जो मैंने नहीं बताया, वो कल इंशाल्लाह जब सवाल नंबर 4 और 3 की बात करेंगे, उसमें एक आपको अजीब सी चीज़ नजर आएगी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट। वो जो पहले किसी ने पूछा था, मैंने उस पर कोई बात ही नहीं की थी, वो फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट आता कहाँ पे है, बस वो आप नोट कर लें। वो आइटम आता है इधर रिकंसिलेशन में, यहां पे बस लिख देता हूं, डिस्कस इसको फिर कल कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट ऑन ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? ये पॉइंट इधर आएगा जहां पे, और ये इसका मतलब क्या होगा, सवाल आप करेंगे, आप देख के लिख लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट कल समझ लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।